ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਲੂ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਸ਼ਾਲੂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਕਰਨ ਬਾਂਡਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू मैम। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। मेरी इमिग्रेशन कंपनी का नाम है स्विफ्ट मूव एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मोहाली फेज 7 में सिचुएटेड है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਗਾਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਨੇਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। देखिए, अगर मैं बात करूं वीज़ा की, तो वीज़ा एक हमारे एंट्री है जिसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री। एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए मुझे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको बोलते हैं वीज़ा। अगर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है तो मैं किसी भी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकता। चाहे वो मैं कनाडा की बात करूं, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, चाहे मैं न्यूजीलैंड की बात करूं, USA की बात करूं, मुझे मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प चाहिए, स्टिकर चाहिए, वो वीज़ा है। वीज़ा के अगर मैं टाइप की बात करूं, वीज़ा बहुत टाइप का होता है। कोई घूमने के पर्पज़ से, जिसको टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, बच्चे पढ़ने के पर्पज़ से जाते हैं, स्टडी वीज़ा हो गया। कोई सीधा ये इंडिया से किसी कंट्री में मूव करना चाहता है, इमिग्रेशन हो गया, परमानेंट रेजिडेंसी। कोई कहता है मेरे को अपने पेरेंट्स को अपने पास बुलाना है जो कि ज़्यादा टाइम तक रह सकें, उसको बोलते हैं सुपर वीज़ा। ठीक है, कोई अपने स्पाउस को साथ लेकर जाना चाहता है, वो स्पाउस वीज़ा हो गया। तो वीज़ा के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पर जब पंजाब की बात आती है, जब भारत की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा लोग स्टडी वीज़ा पे सर जाना पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप स्टडी वीज़ा के बारे में हमें कुछ एक्सप्लेन करें कि कैसे जा सकते हैं, क्या है इसका सिस्टम। देखिए, स्टडी वीज़ा में जाने का सबसे आसान तरीका है, आप चाहे +2 पास हैं, आप चाहे ग्रेजुएशन की हुई है, आपने आइल्स किया है, आपने PT किया, आपने टोफल किया है, आपने डुलिंगो किया है, आप स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। स्टडी वीज़ा का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए, आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, हर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, आप स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल है वीज़ा एम्बेसी ऑफिसर ने देना जो बैठे हैं, वीज़ा हाई कमीशन ने देना जो बैठा है, प्रोसेस हमने करना आपका वीज़ा, एलिजिबिलिटी हमने काउंट करनी है आपके वीज़ा की। सो वीज़ा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है लेना। वीज़ा कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि मैं 100 बंदों को खड़ा कर दूं, उसमें से मैं चुनूंगा कि हाँ कौन वीज़ा ले सकता है और कौन वीज़ा नहीं ले सकता, क्योंकि मैं खुद एक एम्बेसी ऑफिसर नहीं हूँ। जो बच्चा मेरे पास आएगा मेरे लिए वो एलिजिबल है। अगर उसकी प्रोफाइल उस कंट्री में जाने के लिए एलिजिबल है तो वो मेरे लिए एलिजिबल है कि मैं स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन से उसका वीज़ा ले सकता हूँ। सर क्या स्कॉलरशिप्स मिलती हैं बच्चों को इसके ऊपर? हाँ, स्टडी वीज़ा पर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। आप चाहे कनाडा पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आप USA पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आप UK पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आप 100% एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। और स्कॉलरशिप्स बहुत कोई इनके क्राइटेरिया बहुत हैवी नहीं है। कनाडा की बात करूं तो $8,000 से लेकर $18,000 तक की स्कॉलरशिप बहुत इजीली हम बच्चों को दिलवा सकते हैं। USA में पूरी डिग्री में 40,000 से लेकर $50,000 की स्कॉलरशिप बहुत इजी मिल जाती है। UK में तो स्कॉलरशिप आपके कैश लेटर के ऊपर ही लिखी आ जाएगी, ऑफर लेटर के ऊपर लिखी आ जाएगी कि आपको कितने पाउंड्स की स्कॉलरशिप मिली है। तो स्कॉलरशिप लेने का बहुत कोई हाई क्राइटेरिया नहीं है। आपकी परसेंटेज होनी चाहिए ठीक, आपके पास आइल्स होना चाहिए, PT होना चाहिए, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ जब हम आपका ऑफर लेटर अप्लाई कराते हैं, मैं एक्चुअली बच्चों के साथ खुद कनेक्ट रहता हूँ, तो मुझे पता होता है कि कौन सा बच्चा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। जब भी हम आपका केस अप्लाई करवाते हैं, हम ज़रूर उस यूनिवर्सिटी में मेल करते हैं, काइंडली असेस दिस प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप आल्सो। हम ये नोट डाल देते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए भी असेस किया जाए।
तभी उस कॉलेज यूनिवर्सिटी को पता लगेगा कि हाँ जी ये बच्चे को स्कॉलरशिप भी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने अपना क्राइटेरिया एक स्कॉलरशिप का दे दिया है, बट हमें याद करवाना उनको फिर से जरूरी है। सो अगर कोई मेरे पास अप्लाई करेगा तो यस उसको स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी। सर क्या स्कॉलर के लिए कितने परसेंटेज चाहिए नियर अबाउट, देखिए कुछ आइडिया? अगर मैं बात करूँ 60% पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, ओके 75% पे भी स्कॉलरशिप मिलती है, 90% पे तो आपको ऐसी स्कॉलरशिप मिल जाएगी कि यूएसए में आप कहोगे कि मैं फ्री में ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सो स्कॉलरशिप डिपेंड करती है आपके कुछ मार्क्स के ऊपर। यूएसए में अगर आपके पास आइल्स या पीटी नहीं है तब भी आप स्कॉलरशिप ले सकते हो। कनाडा में स्कॉलरशिप आपको तब मिलेगी अगर आपका जीपीए काउंट उनके हिसाब से होगा 80% 85%, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। कनाडा विदाउट आइल्स पीटी नहीं होता, कनाडा में जाने के लिए आपको इंग्लिश में लैंग्वेज का टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप एक बार मुझसे जरूर मिलना, जब भी आप मेरे ऑफिस में आए ना आप मुझसे डायरेक्ट जरूर मिलना, चाहे आपको स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट हो या ये रिक्वायरमेंट हो कि आपने किस कंट्री में जाके आप अच्छे से अपना भविष्य बना सकते हैं, कहाँ पर जॉब अच्छी ले सकते हैं। एक बार मुझसे मिलेंगे तो आपको सारी बातों का आंसर मैं फेस टू फेस दे पाऊंगा। जैसे कि सर ने बोला कि मुझे आके ज़रूर मिलना है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ये सर ऐसा भी होता है कि बच्चों को बताया ही नहीं जाता कि स्कॉलरशिप भी मिलती है। हाँ बिल्कुल नहीं बताया जाता। जैसे कि आप बहुत खुल के बता रहे हो कि इतने पाउंड की इतने डॉलर्स की स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत जगह पे इमिग्रेशन में ऐसा भी कुछ होता है। मैम एक्चुअली हम इमिग्रेशन वाले किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम इमिग्रेशन वालों की मेन इनकम है कमीशन से, जो कि हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी से आती है। जितनी ज़्यादा मैं स्कॉलरशिप बांटूंगा उतनी कमीशन मेरी कम है। ओके, है? बेसिकली आप बच्चों का फ़ायदा सोचते हो सर। तो हम बच्चों का फ़ायदा सोच रहे हैं। अगर किसी यूनिवर्सिटी की फीस है $25,000, हाँ जी, तो उसमें से मुझे ज़्यादा कमीशन आएगा। अगर मैं उसमें से $12,000 की स्कॉलरशिप दे दूंगा तो कमीशन किसका कटेगा? वो कटेगा स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन का। बट मेरे लिए प्रायोरिटी भी है कि अगर बच्चा स्कॉलरशिप लेकर जा रहा है तो बच्चे का खर्चा कम होगा। जो बच्चे वहां जाके ये बोलते हैं कि जी हमें काम नहीं मिल रहा, हमारे ऊपर बर्डन आ गया, हम वहां पे काम करेंगे, पढ़ाई छोड़ रहे हैं। बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं? बच्चे पढ़ाई इस वजह से छोड़ रहे हैं कि वहां जाके बच्चों को फीस ज्यादा लगती है। वहां जाके बच्चों को लगता है कि उनको काम ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ से माँ बाप ने लोन लेके भेजा है, जमीन गहने करके भेजी है, जमीन बेच के भेजी है। वो वहां पे सबसे पहला क्या उनका मकसद हो जाता है कि जो उन्होंने लोन लिया है वो वापस करे। तो लोन वापस करने का एक ही तरीका है, वहां जाके ज्यादा से ज्यादा काम करें। अगर उसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिली होगी, ठीक है, तो वो इस बारे में नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मैं पढ़ूं भी, काम भी करूं और घर का जो कर्जा है वो भी उतार सकता है इजीली। सर आपने बहुत अच्छी बात की, मतलब इमिग्रेशन के साथ साथ सर एक नेक काम भी कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया लोगों को जानकारी देना कि उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। आप ज़रूर जाओ स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन के पास। सर मैंने ना अभी जब हम मिले तो मैंने उसके से पहले आपका इंस्टाग्राम देखा। बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स लग जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मना हो जाता है कि नहीं जा सकते वो, पर आपने उनका प्रोफाइल ठीक करवा के 8 साल बाद 6 साल बाद कैसे भेजा सर, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो प्लीज़। देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रिफ्यूज़ल से परेशान है। रिफ्यूज़ल लगती किस वजह से है, रिफ्यूज़ल का कारण क्या है? कनाडा, यूएसए में बात करूं या किसी भी कंट्री में बात करूं, उसमें रिफ्यूज़ल का क्या कारण है? रिफ्यूज़ल का एक ही कारण होता है कि फाइल अच्छे से नहीं लगी, और तो कोई कारण नहीं हो सकता रिफ्यूज़ल का। क्या एम्बेसी ऑफिसर आपके घर आकर देख के गया कि आपके पास पैसा कितना है? क्या उसने बच्चे से बात की है कि बच्चा क्यों जाना चाहता है, बच्चे का क्या मोटिव है? हाँ, यूएसए में बच्चे से बात करता है, ठीक है, वहां पर मैं रिफ्यूजल को जस्टिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं कनाडा की बात करता हूँ, कनाडा का रिफ्यूजल 100% डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है। ठीक है, आपको क्या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए, क्या आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो सबमिट की जो होनी चाहिए थी? क्या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बच्चे ने खुद बनाई या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एजेंट ने उससे पैसे लेके बना दी? दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो बच्चा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाएगा वो बनाएगा अपने दिमाग से, वो बनाएगा उन चीजों से कि वो जब से स्कूल में उसने एंट्री की है, क्या करिकुलम एक्टिविटीज उसकी रही हैं, बच्चा कॉलेज में कब गया है, या बच्चा +2 वाला है तो +2 में उसने क्या किया है। जब एजेंट आपकी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रिपेयर करता है तो आजकल बहुत ईजी है, चैट जीपीटी या एआई के साथ कुछ भी पॉसिबल है। तो वो जाती है प्लेगरिज्म में। प्लेगरिज्म मतलब एक ही एसओपी को बार बार हम
जब लगाते हैं तो वो प्लेगरिज्म में जाती है। एम्बेसी ऑफिसर को पता है कि ये एसओपी उसके पास पहले आ चुकी है, उनके पास इतने सिस्टम हैं, ठीक है। तो प्लेगरिज्म से बचने के लिए एसओपी बच्चे की हेल्प से बनाए, बच्चे को बोले कि तू अपने बारे में लिख के दे, उसको रिफाइन हम करेंगे, पर लिख के तो बच्चा देगा ना। बहुत अच्छी बात बोली। रिफ्यूजल का और क्या रीजन है, आपने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए, आपने ये भी चेक कर लिया कि बच्चे की एलिजिबिलिटी बन गई, बच्चे के 90% नंबर है, 7 बैंड आ गए हैं, आप बेफिक्र हो गए कि बच्चे का तो वीजा आएगा, इसका तो वीजा कोई भी नहीं रोक सकता, पर फिर भी उस बच्चे का रिफ्यूजल आ गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस एजेंट का, ठीक है। उसने ऐसी जगह फाइल लगा दी और उसने डॉक्यूमेंट मिस कर दिए जिस वजह से रिफ्यूजल आ गया। उसको लगा कि बच्चे ने नॉन मेडिकल किया है, 7 बैंड है, 90% नंबर है, इसको बिजनेस का कोर्स दे दो, सितंबर इनटेक में सारे कोर्सेज खत्म हो गए हैं, इसको बिजनेस का कोर्स दे दो, इसका रिफ्यूजल नहीं आएगा। बट एम्बेसी ऑफिसर ने क्या देखा कि नॉन मेडिकल वाला बच्चा बिजनेस क्यों करने जा रहा है, उसको रिफ्यूजल दे दिया। बहुत रीजन होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस भी एक एजेंट का रिफ्यूजल का कारण होता है। मैं खुद एक एजेंट होकर ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे जो बार बार रिफ्यूजल लेकर मेरे पास आते हैं, मैंने तो एक बच्चे का रिफ्यूजल लेटर ये देखा कि उसके रिफ्यूजल लेटर में लिखा गया है कि आपने अपना आइल्स नहीं लगाया, उस बच्चे को बैन होने से बच गया, बच्चे का आइल्स ही नहीं लगाया गया फाइल के अंदर, ठीक है। वो मैं आपके साथ रिफ्यूजल शेयर भी कर सकता हूं, कोई बच्चा मेरे से लेना चाहता है मेरे नंबर पे अभी व्हाट्सएप करे, मैं वो रिफ्यूजल भी शेयर कर सकता हूं। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि बच्चे का आईएलसी लगाना भूल गए, वहां पर रिफ्यूजल का कारण बन गया। तो रिफ्यूजल के बहुत कारण है, उसको ओवरकम करने का एक ही कारण है कि जो भी आपके पास फाइल आ रही है ना, उसको अच्छे से एक बार रीड करो, रिफ्यूजल को रीड कर लो। आप अपना जो जहां जाना चाहते हो, कनाडा जाना चाह रहे हो, यूएसए जाना चाह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो, न्यूजीलैंड जाना चाह रहे हो, एक्सपर्ट को फाइल दो, जो उस कंट्री का एक्सपर्ट है सिर्फ उससे फाइल लगाओ। आप किसी ऐसी कंसल्टेंसी पे फाइल लगा रहे हो जिसने यूएसए का आज तक कोई वीजा नहीं लिया, जिसने आज तक कनाडा का कोई वीजा नहीं लिया है, क्या वो आपकी फाइल को अच्छे से हैंडल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये एंसेस्टर्स हमारे बुजुर्ग बोल के गए हैं। एक्सपीरियंस मैटर करता है, जहां पर एक्सपीरियंस होगा वहां पर आपको 100% कामयाबी मिलेगी, जहां पर एक्सपीरियंस नहीं होगा वहां पर बच्चे रिफ्यूजल, गैप के साथ रिफ्यूजल, रिफ्यूजल के ऊपर रिफ्यूजल, कम मार्क्स के साथ रिफ्यूजल लेंगे। मैंने एक 16 साल के गैप के साथ कपल का वीजा लगवाया, उनकी 4 साल की बिटिया थी, पूरी फैमिली को, नागपुर से थे, उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम देखकर मुझे अप्रोच किया था। इंद्रदीप कौर भाटिया, मनप्रीत भाटिया वाज एसोसिएटेड विद आईसीआईसी बैंक एज अ सीनियर मैनेजर। हिज सैलरी वाज, उसकी सैलरी 4 लाख पर मंथ की थी, बट फिर भी वो कनाडा मूव करके गए अपनी वाइफ के साथ। मैंने उन तीनों का केस एक साथ लगाया, तीनों को कनाडा एक साथ भेजा। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट केस, ठीक है, जहां पर वाइफ, हस्बैंड और बच्चे एक साथ जाते हैं। वाइफ स्टडी वीजा पर जाएगी, हस्बैंड स्पाउस वीजा पर जाएगा, और बच्चे अगर 5 साल से कम है तो उनको टूरिस्ट वीजा मिलता है, 5 साल से ज्यादा है तो उनको स्टडी वीजा मिलता है। कॉन्करेंट केस में हमारी जो है वो महारत है। कोई भी अगर कॉन्करेंट केस लगाना चाहता है वो भी अपनी प्रोफाइल हमारे साथ डिस्कस करे। ओके सर ने बहुत बहुत उम्दा जानकारी दी हमें। सर ने बहुत सारी चीज़ें, मेरे को क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहे थे सारे क्वेश्चन क्लियर किए। सबसे अच्छी बात ये हुई कि सर ने जो बताया कि बिना एक्सपीरियंस के, बिना, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, वो बात मैं सर बिल्कुल अच्छे से समझती हूँ कि बिना एक्सपीरियंस से आपको कुछ नहीं आता। जैसे कि हमें पता है कि सर का 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया कि एजेंट्स क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं, जिसके कारण बना बनाया काम कभी कभी ख़राब हो जाता है। सर ने बहुत छोटी छोटी बातों की हमें जानकारी दी और बहुत अच्छे से। सर अब बात आती है इंटरव्यू की, सबसे बड़ा, जिससे मुझे लगता है कि 80-90% बच्चे घबरा जाते हैं कि इंटरव्यू है तो वो पता नहीं क्या है, उनके लिए ऐसा क्यों? ये आप कौन सी कंट्री में बात कर रहे हैं इंटरव्यू? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात कर रहे हैं। सो ये तो एक बहुत बड़ा डर है हमारा, किसी भी, ये मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूंगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ा डर है कि इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा, इंटरव्यू में डर क्या है? इंटरव्यू में सबसे पहला डर है हमें एम्बेसी में जाना है। एम्बेसी सुनते ही हम लोगों के पसीने छूटने लग जाते हैं कि एम्बेसी में जाना है। दूसरा डर है एम्बेसी में जाके गोरे के सामने बैठना है, वो सबसे बड़ा डर है।
तीसरा डर ये है कि गोरे ने अपनी लैंग्वेज में, जो कि एसेंट होगी, इंग्लिश में हमसे क्वेश्चन पूछना है। वो तीसरा सबसे बड़ा डर है। और जो चौथा डर है, वो डर ये है कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये बात बहुत ठीक अच्छी है? बोली सर आपने। हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं यूएसए का, और मुझे पता है मेरी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती है कि मैंने आगे लाइफ में क्या करना है, पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है किस तरह से मुझे इंटरव्यू प्रिपेयर कराया गया, क्या मुझे इंटरव्यू में बताया गया। मतलब ये मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि सर हमने अप्लाई कहीं और से किया है, पर आप हमें प्लीज इंटरव्यू की तैयारी करवा दीजिए। मेरे पास 1 महीने की नॉन स्टॉप क्लासेस इंटरव्यू की लगती हैं, जिसमें रोज 3 घंटे की क्लास मैं खुद लेता हूँ। 8 घंटे की इंटरव्यू की डेली की क्लास है मेरे पास पूरी टीम है जो सिर्फ इंटरव्यू प्रिपेयर करवाती है। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि सर सब कुछ हो गया था जी, उन्होंने हमसे जो जो क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर भी हमें रिफ्यूज कर दिया। क्यों करके गया? वहां पर फिर इंटरव्यू नहीं आता, वहां पे आता है आपने DS 160 में क्या भरा, आपने यूनिवर्सिटी कौन सी ली यूएसए में जाने के लिए, आपने यूएसए में जाने के लिए कॉलेज या कोर्स कौन सा चूज किया, वहां प्रॉब्लम आती है। ओके। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है? सबसे बड़ी बात आती है, आप कहते हो कि यूएसए में 1000 बच्चा इंटरव्यू देने चला गया, उसमें से 900 बच्चा रिफ्यूज क्यों हो गया और 100 बच्चे को क्यों वीजा मिला? इसका रीजन है यूएसए, अगेन एक्सपीरियंस की बात आ गई। यूएसए में एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपने यूएसए में एक बच्चे की एडमिशन करवा दी, क्या वो स्टेम कोर्सेज के अंदर एडमिशन करवाई है आपने उस बच्चे की? स्टेम कोर्सेज क्या होते हैं सर? स्टेम कोर्सेज होते हैं, अगर कोई बच्चा यूएसए पढ़ने के लिए जाना चाह रहा है, वो 4 फील्ड में पढ़ने के लिए जाएगा। यूएसए की एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं स्टेम एक्सटेंशन। ठीक है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अगर ये 4 सब्जेक्ट्स के अंदर बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, उसको ही वीजा ग्रांट होगा। ओके। आप कभी यूएसए की किसी कॉलेज की वेबसाइट पर जाना, हाँ जी। फिर मेरे से बच्चे पूछेंगे इसमें कि सर क्या कॉमर्स वाला बच्चा नहीं जा सकता यूएसए पढ़ने के लिए? बिल्कुल जा सकता है कॉमर्स वाला बच्चा यूएसए पढ़ने के लिए। वो कैसे जा सकता है? कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, बैचलर इन साइंस इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। सो जहां पर उसको स्टेम एक्सटेंशन मिल जाएगी। ओके। मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ केयर, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, जहां पर वो स्टेम एक्सटेंशन के अंदर पढ़ सकता है। अब स्टेम एक्सटेंशन का क्या फायदा है? यूएसए में आप चाहे 2 साल की पढ़ाई करो, 4 साल की पढ़ाई करो, आपको 5 साल का वीजा ग्रांट होना है। ओके। ठीक है? यूएसए में 5 साल का वीजा ग्रांट होगा। स्टेम एक्सटेंशन क्यों जरूरी है? 5 साल का वीजा तो मुझे वैसे मिल रहा है। स्टेम एक्सटेंशन जरूरी है आपको वर्क परमिट लेने के लिए, जिसको बोला जाता है ओपीटी सीपीटी, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये 3 साल का मिलता है। ओपीटी मिलती है 1 साल की, करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है 2 साल की। क्या आप 5 साल के बाद रिटर्न आओगे यूएसए से? नहीं। बच्चा अपनी ग्रीन कार्ड तक अपना विजन लेके जाता है इंडिया से, जब जाता है कि मुझे तो सिर्फ ग्रीन कार्ड लेना है। वो ग्रीन कार्ड कैसे मिलेगा? ग्रीन कार्ड मिलेगा, अच्छा प्रोग्राम लेकर जा रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी लेकर जा रहे हो, स्टेम एक्सटेंशन का प्रोग्राम लेकर जा रहे हो, ओपीटी सीपीटी ले रहे हो, आपको पीआर होने से यूएसए में कौन रुकेगा? ये मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं क्योंकि आपने मुझसे पूछना था यूएसए में पीआर कैसे होगी। ये यूएसए में पीआर का प्रोसेस है। स्टेम एक्सटेंशन के बिना कोई बच्चा मत सोचे कि वो कोर्स कोई और लेकर जाएगा और उसे वीजा मिल जाएगा। 900 बच्चे विदाउट स्टेम एक्सटेंशन में जाते हैं, जिन 100 बच्चों को वीजा मिलता है वो स्टेम कोर्सेज के लिए जा रहे होते हैं। ये रेशियो है यूएसए में वीजा लेने की। तभी मैं कह रहा हूं एक्सपीरियंस मैटर करता है। जिस आप यूएसए किसी भी एजेंट के पास अप्लाई करा सकते हैं, सिर्फ उस एजेंट के पास जाके आप ये पूछ लीजिएगा कि सर मेरे को स्टेम के कोर्सेज में भेज दीजिए। अगर वो एजेंट आपको स्टेम की जानकारी प्रॉपर तरीके से दे दे, आप अप्लाई कर लीजिएगा, आप स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में मत आइएगा। अगर वो एजेंट आपको स्टेम की जानकारी ना दे पाए, एक बार मुझसे मिल लीजिएगा। अगर मुझसे भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, फिर एजेंट का नाम मैं बता दूंगा, शायद मेरे से भी बड़ा कोई एजेंट इस मार्केट में बैठा होगा जो आपको यूएसए पहुंचा देगा। बहुत बड़ी बात बोली है सर आपने। बोला कि मेरे से आके मिल सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। जहाँ तक मेरा ये प्रोग्राम आपके साथ करने का मकसद भी यही है कि लोगों को हाफ नॉलेज है। लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस ना। प्रॉब्लम ये है कि हाँ वीज़ा सबको लगाना है, पीआर सबको होना है, पर उसका फुल प्रोसेस ही नहीं पता लोगों को। सर एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, क्या मुझे आप 1-2 क्वेश्चन बता सकते हो जो इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए ये एक्सपीरियंस भी हम कैसे लेते हैं, ये एक्सपीरियंस भी हम लेते हैं जो हमारा बच्चा इंटरव्यू देने गया है। हाँ जी।
जैसे ही बच्चा बाहर आता है, भैया तेरे से क्वेश्चन क्या पूछेगा ये बता दे। मेरे एक बच्चे का मुंबई से वीजा लगता है, ओके। ठीक है, पारस नाम है बच्चे का, बच्चा पटियाला से है, उसका मुंबई से वीजा अप्रूव होकर आ गया। हाँ जी। बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि DS 160 में हमने प्रॉपर DS 160 भरा गया। DS 160 में सारी डिटेल्स भरी गई, जो हमें एम्बेसी ऑफिसर हमसे पूछना चाह रहा था वो डिटेल भरी गई। एक क्वेश्चन उस बच्चे से पूछा गया। उस बच्चे से अगर कोई बात करना चाह रहा है, अभी लाइव पॉडकास्ट में मैं उस बच्चे को कॉल लगाकर बच्चे से बात भी करवा सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली। कोई पेरेंट बात करना चाह रहा है बच्चे से, मेरे ऑफिस आ जाना, बच्चे से बात करवा दूंगा। नंबर मैं इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि वो उस बेचारे बच्चे का फोन बजता रहेगा सारा दिन। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, एम्बेसी ऑफिसर ने उसे एक ही बात कही, डोंट लुक अप, डोंट लुक डाउन, डोंट लुक राइट और लेफ्ट, जस्ट टेल मी द कलर ऑफ योर शूज। अपने जूतों का रंग बता दो मुझे। ओके, ठीक है, उसको वीजा ग्रांट हो गया। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि IAS IPS वाले जो पहले सवाल होते थे, वैसा ही एक सवाल था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि IAS IPS वाले सवाल, अक्सर उसमें पूछा जाता है कि कितने बटन थे तुम्हारे शर्ट पे। देखिए, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। हाँ। आपको भी पता होगा कि हमारे पेरेंट्स ना, हमारे टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था। हाँ। जो आजकल का बच्चा है ना, हम भी एज अ पेरेंट, मैं भी अपने बच्चे को शुरू से इस कंपटीशन के लिए तैयार कर रहा हूँ कि भाई कंपटीशन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो बेसिकली हम कंपटीशन के लिए तैयार नहीं कराते अपने बच्चों को, हम तैयार करवाते हैं उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, उनके कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए, इसलिए तैयार कराते हैं। मेरा इंटरव्यू जब मैं प्रिपेयर करवाता हूँ USA का, मेरी टीम जब प्रिपेयर करवाती है USA का इंटरव्यू, हम 4 चीजों का ध्यान रखते हैं। वो चीजें मैं आपके लाइव पॉडकास्ट पे बता देता हूँ, कोई अगर कॉपी करना चाहे कर ले। हम उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करवाते हैं, ग्रूमिंग सेशन उनको दिए जाते हैं, उनको दिया जाता है कि आपने हैंड मूवमेंट्स कम से कम कैसे करनी है। बी अ गुड लिसनर, चौथा पॉइंट है। जब तक आप एक अच्छे लिसनर नहीं बनेंगे, आप वीजा नहीं ले सकते। ये बी अ गुड लिसनर वाला पॉइंट, चाहे आप कहीं जॉब भी करने जा रहे हैं, अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं बन सकते तो आप जॉब भी नहीं ले सकते। बहुत अच्छी बात बोली सर, क्योंकि जो आपने चीज़ें बोल ली हैं, वो ग्रूमिंग तो आपको वीज़ा लगना एक सेकंड थिंग है, वो रियल लाइफ में भी बहुत काम आती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना तो आप एक पल भी नहीं चल सकते। बिल्कुल, कहते हैं तो ये 4 चीजें जो हैं, ये मेरी इंटरव्यू का बेस है। ओके, ये सिर्फ 4 चीजें हैं, ये 4 पिलर हैं, बट इनके अंदर जो ब्रांचेस हैं वो मेरे ख्याल से हजारों हैं। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन आपके पॉडकास्ट में इसलिए नहीं कर सकता, फिर मेरे ख्याल से हमें 2 दिन तक रेगुलर पॉडकास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये मैं तभी एक्सप्लेन हर बच्चे को कर पाऊंगा जब बच्चा मेरी क्लास में इंटरव्यू में बैठा होगा, जब मैं उसे पढ़ा रहा हूँगा, वो बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके क्वेश्चन के जब मैं आंसर दे दूंगा, बच्चा सेटिस्फाई हो जाएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ जी, उस दिन की क्लास जो है हमारी बेनिफिशियल है। जिस दिन बच्चे का वीजा आ गया, उस दिन मतलब मैं गंगा नहाया। ओह वेरी गुड सर, जैसे आपने बोला, मेरे दिमाग में ना एक बात आ गई थोड़ी सी अलग तरह से। कितनी खुशी होती है सर जब बच्चों के वीज़ा लगते हैं, मतलब वीज़ा आ जाता है, क्या फीलिंग होती है आपके अंदर? वो सर की स्माइल ही बता रही है वो तो। चाहे आपके पास इकट्ठे 10 वीजा आ जाएं, चाहे आपके पास 1 वीजा आ जाए, हमारी खुशी वही रहती है, 10 वीजा वाली। किस लिए? मैंने एक बच्चे का भविष्य बना दिया, मैंने 10 बच्चों का भविष्य बना दिया। देखो, वीजा मुझे पता है, ये तो मेरा काम है, वीजा लगा है, मेरे को पैसे मिलेंगे, वो तो है, मेरे पैसे मिलने हैं मुझे वीजा लगने के बाद। ठीक है, बट जो बच्चों का भविष्य बना है, वो तो जो बच्चे वहां पर बैठे हैं, जो बच्चे हमें कह रहे हैं कि हाँ जी थैंक यू कर रहे हैं, जब हमें ऐसे मैसेजेस देखने को मिल जाते हैं ना कि थैंक यू करण सर, आपने मेरे पूरी फैमिली की लाइफ बना दी, जब हमें ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे कमेंट देखने को मिल जाते हैं ना, फिर हमें लगता है कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि हमें तो ठग बोला जाता है मार्केट के अंदर, इमिग्रेशन से बड़ा ठग कोई नहीं है। ठीक है, बट जब ऐसे मैसेजेस हम देखते हैं ना, रात को जब रिलैक्स होके बैठे होते हैं खाना खाने फैमिली के साथ, जब ऐसा मैसेज आ जाता है, फिर लगता है कि हम बड़ी अच्छी लाइन में हैं, किसी की जिंदगी बना दी हमने। 12वीं पास बच्चा कनाडा जा रहा है, फ्लाइट में पहली बार बैठ के, उसका सपना पूरा हो रहा है। जब वो वीडियोस डालता है ना हर जगह, ठीक है, पता लगता है कनाडा गया बच्चा है। जब वहां जाके डॉलर्स कमाता है, पता लगता है। 12वीं पास बच्चा क्या इंडिया में BMW गाड़ी खरीद सकता है? नहीं। कनाडा में 1 साल के अंदर बच्चों ने BMW गाड़ी खरीदी है। ठीक है, अभी कनाडा के हालात ऐसे हैं कि जॉब कम है कनाडा में,
बट हालात ठीक हो जाएंगे, हालात एक जैसे नहीं रहते। तो जैसे कि आपने बोला कि कनाडा के हालात ठीक नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कनाडा करो। के हालात ठीक के मतलब ये नहीं है कि कनाडा में गुंडागर्दी है या मारपीट हो रही है, वहां पर अभी रिसेशन है। ओके। पीछे बच्चों को जॉब की प्रॉब्लम आई, हाउसिंग की प्रॉब्लम आई। वो भी प्रॉब्लम किस लिए आई है? वो प्रॉब्लम इसलिए आई है कि हम ना एक जगह फोकस्ड हो जाते हैं कि हम Okay. बच्चा हमने सिर्फ टोरंटो जाना है, टोरंटो जाना है, टोरंटो जाना है, ब्रैम्पटन, वैंकूवर जाना है और किसी एरिया में नहीं जाना। कनाडा इंडिया से 3 गुना बड़ी बड़ा, कंट्री है। हाँ हाँ जी, हाँ जी और कनाडा की पॉपुलेशन, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, कनाडा की पॉपुलेशन है 3.80 करोड़, हाँ हमारे पंजाब से भी। पंजाब से भी कम पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर क्या है कि कनाडा में 75% एरिया ऐसा है जो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ, जहां पर यह भी नहीं पता कि कभी कोई घर बन भी सकता है, नहीं बन सकता। सो ऐसे कई रूरल एरियाज हैं जो कि कनाडा ने स्टूडेंट्स के लिए खोले हैं, जहां पर स्टूडेंट 2 साल पढ़ने के बाद 3 साल का वर्क परमिट ले, और 3-5 साल के बीच में अगर स्टूडेंट पीआर हो जाए तो कितना अच्छा है। वेरी गुड। पीआर भी 5 साल में ही? 5 साल में बहुत ज्यादा बता रहा हूं। बच्चा अगर सस्कैचुअन पढ़ने के लिए जाता है, ओके। एक एरिया है, प्रोविंस है कनाडा का सस्कैचुअन, वहां का रूल क्या कहता है? वहां का रूल ये कहता है कि बच्चा सस्कैचुअन में पढ़ने आ गया पर सरकारी कॉलेज में पढ़ना चाहिए, सरकारी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते बच्चा 960 घंटे काम करे, पीआर हो जाएगी। अब कायदे से 960 घंटे कब होंगे? कायदे से 960 घंटे करने के लिए हमें सिर्फ 1.5 से 2 साल चाहिए। मतलब बच्चा पढ़ते पढ़ते पीआर हो सकता है कनाडा में। ओह वेरी गुड। सिर्फ हम वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं रहता वहां पर। वो हमारी इंडियन वो रहती है कहीं ना कहीं कि जहाँ पे हमारा कोई रहे तो वहाँ जाएं। पर ये है कि कनाडा जाने से बच्चे हार्ड वर्किंग भी तो बहुत हो रहे हैं ना। कनाडा में कनाडा हार्ड वर्क मांगता है। हाँ। कनाडा जरूर मांगता है कि जो बच्चे ने +2 वाला बच्चा इंडिया में कुछ नहीं करता था, वहां जाकर पिज्जा हट, टिम होटल्स, यहाँ तक कि पेट्रोल पंप पे भी बच्चे अपने ब्रेड एंड बटर के लिए काम कर रहे हैं, जबकि बच्चे यहाँ से अपने साथ जीआईसी का अमाउंट लेकर जाते हैं। पर वो कंट्री ने हमें हार्ड वर्क करना सिखा दिया, हमारे बच्चों को हार्ड वर्क करना सिखा दिया। आज बच्चा जो कनाडा में रहता है वो किसी काम से मना नहीं करता, वो कहता है जो भी काम है मैं करूंगा, क्योंकि वहां पर हार्ड वर्क करना सिखा दिया। वहां पर एक चीज और सिखा दी, अगर मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे हूं वो भी इक्वल है, अगर मैं लेबर की पोस्ट पर हूं वो भी इक्वल हूं, क्योंकि दोनों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सैलरी तभी मिलेगी। हाँ सही बात बोली। पर आर की सैलरी है वहां पर, वीकली सैलरी है, कैसे मिलेगी? कैसे कमा सकते हैं? अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हैं? हार्ड वर्क करने से। बहुत अच्छी बात बोली सर। एक चीज़, ये थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट से हट के सवाल है मेरा, तो हमारे इंडिया में रहते हुए बच्चे वही मेहनत क्यों नहीं कर पाते? मैम इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उसका सबसे बड़ा आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, पॉपुलेशन ओवरफ्लो। ठीक है, आज एक जॉब के पीछे मेरे पास सिर्फ एक नौकरी अगर मैं आज पोस्ट करता हूं अपनी कंपनी की, मेरे पास उसके अगेंस्ट 100 से 200 रिज्यूमे आते हैं, 100 से 200 रिज्यूमे आते हैं सिर्फ एक पोस्ट के लिए। अगर मैंने एक पोस्ट डाली, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए पर्सन चाहिए, उसके लिए मेरे पास ना करते करते अभी तक 80 रिज्यूमे आ चुके हैं। तो सोचिए एक जॉब के लिए कितना मशक्कत कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बहुत बड़ा, पॉपुलेशन ओवरफ्लो हमारे है, ये कोई इसमें झूठी बात नहीं है। ठीक है, ये सबको दिखता है और ये इंडेक्स में है, ये कैलकुलेटिव है, हर चीज है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सो कनाडा में यही एक सबसे अच्छी बात है कि जहां पर हम जा रहे हैं पॉपुलेशन कम वाले एरियाज में जाएं, अपना वहां पर कहते हैं ना सिक्का जमाएं, पॉपुलेशन कम एरिया में जाएं, अपना सिक्का जमाएं, मेहनत करें। और कुछ आप क्यों नहीं बन सकते वहां पे एक अच्छा इंसान? क्यों नहीं कमा सकते पैसा? क्यों अपनी खुद की कोई आप बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते? क्यों खुद की गाड़ी नहीं ले सकते? ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते, टाइम के साथ सब कुछ मिलता है। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। सर अब बात आती है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। आप पॉडकास्ट पे शालू में आए आज, तो आपके पास ये बच्चे क्यों आए? मेरे पास बच्चे क्यों आए? देखो, करण बांटा जी के पास ही बच्चे क्यों आए? मेरे पास बच्चा आएगा, पहले तो वो मेरे पास आए क्यों? वो मेरे पास इसलिए आए कि स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में ना आपको मैं एज अ कंपनी ओनर खुद ट्रीट करूंगा आपकी काउंसलिंग के लिए।
आपने मुझे पॉडकास्ट पे तो देख लिया, आप मेरे ऑफिस आते हो, वहां पर मैं आपको नहीं मिलूंगा, आप बोलोगे यार ये बंदा तो बैठ के बोल ही सकता है सिर्फ, ये मिल नहीं सकता। जिस दिन आप मेरे ऑफिस आएंगे, आप मुझसे ही मिलना आके, आपने मेरे किसी काउंसलर से भी नहीं मिलना। आपको काउंसलर मेरी कंपनी में तब अपॉइंट किया जाता है जब आप इनरोल हो जाते हैं मुझसे मिलने के बाद। Okay. मेरे यहाँ पर काउंसलर का मतलब ये नहीं है कि आपको शुरू में काउंसलर मिलेगा बाद में मैं मिलूंगा। मेरे यहाँ पे काउंसलर का मतलब है कि पहले आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, आपको पूरी काउंसलिंग मिलेगी। अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगती है, आप स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में केस लगा लेते हैं, फर्दर केस की प्रोसेसिंग के लिए आपको काउंसलर मिलेगा। मेरे यहाँ पर उल्टा है। नहीं, बहुत अच्छी ठीक बात है, क्योंकि जब कहते हैं ना ऑनर किसी चीज़ को खुद करता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से करता है किसी भी चीज़ को, और है ना? दूसरा पॉइंट कि आप मेरे पास क्यों आए। मैंने आपका कनाडा का वीजा लगा दिया, हाँ जी, फॉर्म भर दिया एम्बेसी के, हाँ जी। हमने सारा प्रोसेस कर दिया। आप मुझे फोन कर जा रहे हो, यार मेरे को मेरा कनाडा के फॉर्म तो भेजो कि आपने फॉर्म भरे क्या है। आप मेरा वीजा अभी नहीं फाइल करोगे, अभी एम्बेसी फीस नहीं भरनी। फॉर्म तो हम दे नहीं सकते जी, वो तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अच्छा, बच्चों को फॉर्म्स नहीं दिए जाते। ओके। बट मेरी कंपनी का प्रोसेस है कि पहले आपको फॉर्म देंगे, आपको एक मेल की जाएगी फॉर्म्स के साथ, आप वो फॉर्म पढ़ेंगे, आप उस फॉर्म पे लिखेंगे हाँ जी ऑल डिटेल्स आर ओके, काइंडली लॉज माय फाइल, तब हम फाइल आपकी लॉज करेंगे। आपको पहले पता होगा कि आपकी फाइल में क्या भरा जा रहा है। ओके। जितने आईडी पासवर्ड होंगे, चाहे जीसीके के हों चाहे यूएसए के ट्रैवल डॉक्स के हों, वो आईडी पासवर्ड्स आपको पहले दे दिए जाते हैं कि भैया अपना स्टेटस चेक करना हो आप कर लो, कोई बात छुपी नहीं है आपसे। हमने कोई वीजा के बाद आपसे लाखों रुपए नहीं लेने। मैंने फीस डिसाइड कर ली कि वीजा से पहले 5-10 हजार लेने, वीजा के बाद 5-10 हजार लेने, वो ही लेने हैं। ऐसा नहीं होगा कि पासपोर्ट आने के बाद हम बाप को बोलेंगे जी लाख रुपया दो। मैं तो इतना अपने काम के लिए क्लियर हूं, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरा वीजा लग गया पर पासपोर्ट कलेक्शन का एड्रेस मेरे घर का डालो, हम उसी के घर का एड्रेस डालेंगे। मेरे ऑफिस का एड्रेस नहीं डलवाना चाहता कोई, मत डलवाए, अपने घर का एड्रेस डलवाए, सीधा पासपोर्ट अपने घर पे ले ले। बहुत अच्छी बात बोली सर ये भी आपने। सर मैं एक और बात जानना चाहती थी जी। कि पॉडकास्ट विद शालू में आज आप आए, क्या आज जो प्रोग्राम हमारे बच्चे देखेंगे, जब पेरेंट्स देखेंगे, जो अब कॉल करेंगे, क्या आप उनको कुछ डिस्काउंट देना चाहोगे? अच्छा जी बिल्कुल। चलो मैं पॉडकास्ट विद शालू पर ही ये सबको अनाउंस कर देता हूँ। जो भी मेरे ऑफिस में आता है, मुझे कॉल करता है, मेरे ऑफिस में विजिट करता है, रेफरेंस देता है पॉडकास्ट विद शालू का, जो भी रेफरेंस देगा उसको स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन की 50% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा हमारी प्रोसेसिंग फीस में से। 50% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मेरी प्रोसेसिंग फीस है 10,000 तो आपने सिर्फ 5,000 देनी है। 5,000 आप अपने घर से ही मत लेकर आना। ओह वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर। आपने ये बात बोल के बहुत अच्छा किया, ताकि बहुत सारे बच्चे आपसे बहुत सारी नॉलेज भी ले सकते हैं और अपना प्रोसेस भी शुरू करवा सकते हैं, है ना? और शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमारे पॉडकास्ट को दिया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट विद शालू में इंटरव्यू देकर। सो होप सो कि जल्दी हम दोबारा मिलेंगे अपने व्यूअर्स के साथ और अच्छी नॉलेज और अच्छी बातें उनके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सर।